हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू सीरीज में मैं एक ऐसे किताब के बारे में बात करने वाला हूं जिस तरह की किताब के बारे में मैं खुद सोच रहा था कि कभी ऐसा किताब मिल जाए तो बच्चों को बताने में अच्छा यूजफुल रहेगा। यह किताब एक ऐसी किताब है जो न केवल आपके शरीर में होने वाली डिजीज डिसऑर्डर के बारे में बताती है, बल्कि उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे इटियोलॉजी हो गया, कॉज हो गया, टाइप हो गया, वैल्यूज हो गए, ट्रीटमेंट हो गया, डोज रेजिमेंट हो गया, इनको समराइज भी करके चलती है। तो ये किताब न केवल आपके वी फॉर्म में, एम फॉर्म में, बल्कि अगर एम फॉर्म के बाद भी आप फार्मेसी से संबंधित किसी भी डिसिप्लिन में रहें, चाहे मार्केटिंग करें, चाहे इंडस्ट्री में रहें, चाहे एकेडमिक में रहें, चाहे रिसर्च में रहें, या कोई और फार्मासिस्ट का काम करें, आपकी काम हमेशा ये आएगा। तो ये किताब का छोटा सा हिस्सा को आपको अपने लाइफ का एक बड़ा हिस्सा देना चाहिए। तो आज की किताब क्या है, क्या खास बात है, उनको समराइज करने की कोशिश करता हूं। देखते हैं कितना समराइज कर पाते हैं, क्योंकि ये किताब है बड़ी अच्छी, सारे पॉइंट्स आपको समझाना जरूरी है। आज मेरे हाथ में किताब है, इसका जो नाम है वह एसेंशियल ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। देखिए, जब हम बात करते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स की, तो उसमें फार्माकोलॉजी के साथ साथ इनकी थेरेपी भी आ जाती है, और जहां फार्माकोलॉजी है वहां पे हम आपको जरूर कहीं ना कहीं इंडिकेट करेंगे कि यह किताब आपके पास रहनी चाहिए, बिकॉज आई एम टीचर ऑफ फार्माकोलॉजी। इस किताब के जो राइटर हैं वो हैं BVS लक्ष्मी और M सुधाकर। इसे आपके लिए पब्लिश किया है फार्मामेड प्रेस ने। तो अगर आपको ये किताब अच्छी लगती है, इसके सैंपल चैप्टर आप देखना चाहते हैं, इंडेक्स देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों मिल जाएगा। अमेजॉन का परचेज लिंक, इनके टेबल ऑफ कंटेंट और सैंपल चैप्टर। अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस बुक में क्या क्या चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला है टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के फॉर्म में रखा है। इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बट ब्रीफिंग करूं तो इसमें आपको मिलेगा सेक्शन वाइज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, स्पेशल पॉपुलेशन से संबंधित जो भी आपके डिजीज डिसऑर्डर हैं वह आपको मिल जाएंगे। ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर के बारे में मिलेगा, रीनल डिसऑर्डर, इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर, बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर, डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑन्कोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज। ये केवल मैं हेडिंग सेक्शन के बारे में बता रहा हूं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सब सेक्शन और पॉइंट्स आपको और मिल जाएंगे। दैट इज वाई प्लीज डू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे काम करने वाले ड्रग विथ रेस्पेक्टिव टू देयर डिजीज एंड रेजिमेन। इसके बाद है आपका हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और लास्ट में आपको मिलेगा साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो ये पूरे इंडेक्स हैं जिसमें जो भी कंटेंट है वो उनको बायफरगेट किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या होता है डिजीज, क्या होता है डिसऑर्डर, तो उसको किस तरीके से समझा जा सकता है। हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई है, क्योंकि हमारा शरीर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन से बना हुआ है। हर एक ऑर्गन अगर अच्छे से काम करे तो हम बहुत स्वस्थ रहेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि सारे ऑर्गन इतने अच्छे से काम करें कि कहीं कोई माइनर प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि हम चेक नहीं करा लेते, डायग्नोसिस नहीं करा लेते, इसलिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। बट अगर इसी केस में अगर आप चेकआउट करेंगे पूरी बॉडी के पार्ट्स को, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी स्टार्ट हो रही होगी या मॉडरेट कंडीशन में हो गई होगी। जब ये सीवियर में पहुंच जाएगा या लक्षण दिखने लगेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम मुझे हुआ है, बल्कि एक्चुअली में कहा जाए तो ये प्रॉब्लम पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। अब आप उसको लक्षण देख पा रहे हो। तो यहां पे अगर हम बात करें डिसऑर्डर्स के बारे में, तो सबसे पहला है आपका हाइपरलिपिडीमिया, जो कि इसका पहला चैप्टर है। हाइपरलिपिडीमिया यानी कि एक ऐसा कंडीशन जहां आपके ब्लड में जो लिपिड्स है, इनके बायफरगेशन है, उनमें फ्लक्चुएशन नजर आता है। जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल हैं वो कम हो सकते हैं, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल के जो टाइप होते हैं उनसे बैड कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं हम LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनका लेवल जो है बढ़ सकता है। ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा और इससे आपकी लाइफस्टाइल अफेक्ट होगी। इसके पीछे कारण क्या है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। जैसे आप देखोगे तो लिपिड मेटाबॉलिज्म का इम्प्रॉपर तरीके से होना, डाइट का होना, जेनेटिक रीजन हो जाना, डायबिटीज का होना, स्मोकिंग इंड्यूस करना, अल्कोहलिज्म का पेशेंट होना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करना, बीटा ब्लॉकर ड्रग का यूज करना, ऐसे और भी कौन कौन से इटियोलॉजी है जिसके कारण से ये हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। इसमें यहाँ पे इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन के साथ समराइज किया गया है, बायफरगेट किया है, और टेबुलर डाटा को भी इसमें जगह दी गई है। इसके बाद अगर आप देखोगे टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडिया में जो फैक्टर है उसके हिसाब से फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोमिया, उसके बाद सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया, ये सब चीज़ें किसमें कितना जो डिसऑर्डर होता है वो क्या क्या है इसमें आपको मिलेगा। जगह जगह पे इसका फ्लो चार्ट भी मिलेगा, तो आप इसको थ्योरी से ज़्यादा अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को सल्फाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी काम आएगा। इसके बाद देखिए फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब अगर आप इस हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन को मैनेज करना चाहते हैं
तो उसके लिए फार्माकोलिकल क्या अप्रोच है, तो HMG कोएंजाइम एडक्टेस हम लोग यूज करेंगे, उसको इनहिबिट करने वाली ड्रग यूज करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो ये पूरी चीजें यहाँ पे आपको दी गई हैं। फॉर एग्जांपल एटोरवेस्टोटिन 10 to 80 mg, रोवास्टेटिन आपका 5 to 40 mg, सीमावेस्टेटिन आपका है 10 to 20 mg। तो ये चीजें आपको ब्रीफिंग कराएंगी ताकि एक ब्रीफ नॉलेज आपके पास रह सके। केस स्टडी भी इसमें इंक्लूड किया गया है। फार्माकोलॉजी की अगर आप बात करें तो केस स्टडी बहुत महत्वपूर्ण होता है और आजकल इस पॉइंट को लगभग अच्छी किताबें इंक्लूड जरूर करती हैं, चाहे वो के त्रिपाठी हो, लिपिन कॉर्ड हो, पद्मजा उदय कुमार हो, जगदीश प्रसाद हो, या लिपिन कॉर्ड हो, या कोई और गुडमैन गिलमैन हो, आपको लगभग सब जगह ये केस स्टडी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जरूर मिल जाएगी। तो यहाँ भी केस स्टडी दिया गया है, आपको एक समरी दी गई है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लैब रिपोर्ट दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या क्या चीजें इसके लिए पॉसिबल हो सकती हैं। तो इससे क्या होता है, केस स्टडी से आपका जो कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर डिजीज या डिसऑर्डर के रेस्पेक्ट में वो अच्छा होता चलता है। तो आप यहाँ से ये भी पा जाएंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज दी गई हैं, जैसे अगर आप बात करो नाइट्रेट्स की, जो कि कार्डियो डिसऑर्डर में हम एंजाइना के बारे में बात करते हैं, तो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेस, फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए, उसका टेबुलेशन फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा होगा तो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रेट्स का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, डोजेस है, फ्रीक्वेंसी है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है हाइपरटेंशन, एक ऐसा साइलेंट बीमारी जो अक्सर हमको परेशान करता है बट तब हमको पता नहीं चलता, इसीलिए तो उसको साइलेंट किलर बोला जाता है। जब इसके लक्षण बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं, प्रॉब्लम दिखने लगती है, तब जाके पता चलता है कि हमको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो उसको समझने के लिए और किसी और को समझाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में समराइज किया गया है। तो हाइपरटेंशन क्या है, इसकी जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हाइपरटेंशन की वो क्या है, उसमें सिस्टोलिक वैल्यू क्या है, डायस्टोलिक वैल्यू क्या है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। इटियोलॉजी क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, और उससे जुड़े हुए कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, वो आपको दिया है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसे काम करता है वो दिया है। इसमें जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग इसके ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन शॉर्ट में मिल जाएगा, बहुत डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो या अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तब के केस में। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ वाइट कोट एंड मार्क्स हाइपरटेंशन, इस तरह के हाइपरटेंशन जो कि थोड़ा सा अनकॉमन है उनको कैसे करोगे। उसके बाद है केस स्टडी रिलेटेड टू द हाइपरटेंशन या फिर रिलेटेड टू द स्ट्रोक ऑफ CVS, वो कैसे आप मैनेज करोगे, वो केस स्टडी यहाँ पे आपको दी गई है। उसके बाद बारी आती है स्ट्रोक की, तो कई तरह के स्ट्रोक होते हैं जैसे हमने बात किया था, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देगा कि आखिर इसके कारण क्या है, हीमोरोज के कारण क्या है, ब्लड जो क्लॉट हो जाता है आपके स्मॉल कैपिलरीज में जो कि आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इस्चेमिक स्ट्रोक क्या है, उसका प्राइमरी हिमोरोजिक स्ट्रोक क्या है, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इस बुक में पॉइंट टू पॉइंट मिला हुआ है। तो डेफिनेटली ये किताब अगर आप फार्मेसी को समझना चाहते हैं, फार्माकोलॉजी के साथ साथ फार्माकोथेरेपेटिक्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपने लिए, नॉलेज के लिए, तो ये काम आएगा। एग्जाम के लिए तो है ही है। याद रखिएगा यहाँ पे टू द पॉइंट दिए गए हैं, एक्स्ट्रा लेंथी पैराग्राफ इसमें इंक्लूडेड नहीं किए गए हैं। उसके बाद हम अगले बुक मार्क पर चलें, चूंकि मुझे शॉर्ट में रखना है इस बुक रिव्यू को। तो अगला है आपका ड्रग इंड्यूस किडनी डिजीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं तो पहले कहा जाता था कि जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनकी किडनी में प्रॉब्लम होती है, लीवर में प्रॉब्लम होती है। ये कहावत तक ही सीमित रह चुकी है आज के डेट में, क्योंकि अगर आप अल्कोहल आज के डेट में कंज्यूम नहीं भी करते हैं ना, तो कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं जाने अनजाने में हम कंज्यूम करते हैं, मेडिसिन के रिस्पॉन्स तो हमें अच्छे लगते हैं बट उसके साइड इफेक्ट जो है वो छिपे हुए होते हैं। और किसी भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट का कई ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप E, टाइप F। तो ये जो क्रोनिक वाला है टाइप C या जो डिलेड वाले हैं वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे मेडिकेशन से भले ही वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन क्यों ना हो, आगे जाकर के आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो आपको किडनी इंड्यूस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगा, या किडनी से जुड़े हुए कौन कौन सी डिजीज कॉज कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो पूरा पैराग्राफ उसी से भरा पड़ा है, आपको यहाँ पे काम आएगा। और आखिर में हम बात करते हैं, जो मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर से, खास करके अगर हम फीमेल से रिलेटेड बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का जो एक प्रकार से देख रहे हो आउटबर्स्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो वो क्या है, क्यों है, कैसे अर्ली स्टेज में इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज वी नो इट वेरी वेल, प्रिवेंशन डायग्नोसिस इज बेटर देन द क्योर। प्रिवेंशन सबसे अच्छा है, बट प्रिवेंशन करने के लिए प्रॉपर टाइम पे डायग्नोसिस करनी जरूरी है। डायग्नोसिस करने के लिए जानना चाहिए कि ये चीजें कैसी होती हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, तब जाके आप आराम से डायग्नोस कर सकते हो और फर्दर होने से प्रिवेंट कर सकते हो। तो इस बुक में आपको कई चीजें मिल जाएंगी, और मैं पूरे बुक को एक एक पेज करके तो मैं टेक्निकली आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिया हुआ है, न्यूमोनिया का क्लासिफिकेशन, रिस्क फैक्टर,
कोई भी पेज पलट लो, आपको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगा, इन्फ्लुएंजा के बारे में मिलेगा, मतलब पूरा इन्फेक्शियस डिजीज का जो केस स्टडी है वो आपको मिल जाएगा। तो इस किताब में अप्रॉक्सीमेटली 850 पेज के आसपास हैं, जिसमें पूरा का पूरा किताब नॉलेज से लोडेड है। इसको मैंने अपने पर्सनल लाइब्रेरी में जगह दी है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता है। कम ही बुक होते हैं जिनको मैं आपको बोलता हूँ कि ये रिकमेंड कर रहा हूँ, रिव्यू तो मैं करता हूँ। ये बुक उनमें से एक है कि आप इसे देख करके अपने शेल्फ ऑफ लाइब्रेरी में रख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।